मानवीय सभ्यता की, सारे विश्व की संस्कृति की एक बहुत बड़ी शक्ति मानता हूँ। मनुष्य की शायद सबसे बड़ी उपलब्धि भाषा है। भाषा ही के कारण उसका वास्तविकता के साथ संबंध जुड़ सकता है, नहीं तो वास्तविकता की कोई पहचान बन नहीं सकती है भाषा के बिना। तो अगर मैं अज्ञेय को कवि के रूप में देखता हूँ और उसके साथ साथ एक विश्व नागरिक के रूप में भी देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि भाषा के साथ, मेरी भाषा के साथ मेरा जो संबंध है और मानव मात्र की भाषा मात्र के साथ जो मनुष्य का संबंध है। प्रयोगवाद का जन्म कहाँ हुआ और यह भारत कैसे आया, इस संदर्भ में विद्वानों, आलोचकों और समीक्षकों का अनुमान है कि यह यूरोप से चलकर आया। यूरोप में स्टीफन स्पेंडर की रचनाएं इसकी प्रेरणा स्रोत बनी। स्टीफन स्पेंडर साम्यवाद का विरोधी था। 1930 के आसपास यूरोप में साम्यवाद आधुनिकता का मानदंड माना जाता था, किंतु बाद में अस्तित्ववादियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और मार्क्सवाद को बौद्धिक विश्व पटल से बाहर कर दी। ब्रिटेन में कुछ कवियों ने न्यू सिग्नेचर नामक काव्य संग्रह निकाला, जिसमें ऑडेन, एम्पनसन, जॉन लेमहन, स्टीफन स्पेंडर आदि की कविताएं छपी। स्टीफन स्पेंडर ने साम्यवाद को कह ही दिया कि यह तो फेल हो चुका है, द फेल्ड कहा उसने, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे बहुत ख्याति मिली। न्यू सिग्नेचर काव्य संग्रह निकाला जिसमें बहुत सारे कवि सम्मिलित थे। न्यू सिग्नेचर के कवियों ने अपने से पूर्व काव्य पद्धतियों को नकारा और वर्तमान समय की समस्याओं, विसंगतियों, विडंबना के लिए नई दिशा की खोज की तथा परंपरा के प्रति असंतोष भी व्यक्त किया। समयांतराल में ठीक उसी तरह सन 1943 में तार सप्तक निकला और वही बात दोहराई गई जो न्यू सिग्नेचर के कवियों ने कहा था। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक, जिसमें 7 कवि सम्मिलित हैं, सातों अलग अलग विचारधारा और मूड के कवि हैं। के कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और स्वयं अज्ञेय इसमें सम्मिलित हैं और बाद में ये चौथे सप्तक तक संग्रह चला। प्रयोगवाद के प्रेरक नीत्शे हो सकते हैं। प्रयोग शब्द का जर्मन भाषा में अर्थ होता है वर्सच, अंग्रेजी में इसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवादियों ने दुरूहता को महत्व दिया और साधारणीकरण का परित्याग किया। नई कविता के कवि बौद्धिक विश्व के नागरिक हैं। उनकी नागरिकता सामान्य नहीं है और वे नवीनता का वाहक शिल्प, भाषा और भंगिमा को मानते। इस संदर्भ में आलोचक नामवर सिंह अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में लिखते हैं कि प्रयोगशील दृष्टि का सूत्रपात इस धारणा से हुआ कि पूर्व निश्चित कोई भी वाद सत्य तक पहुंचने या पहुंचाने में समर्थ नहीं है। यह वाद विरोध बहुत कुछ 19वीं सदी के उत्तरार्ध के यूरोपीय चिंतन की उस घटना की तरह है जिसमें हीगेल के सुदृढ़ और विराट सिस्टम के विरुद्ध व्यापक प्रतिक्रिया हुई। विद्रोह करने वालों में एक ओर किर्केगार्ड, शोपेनहावर और नीत्शे जैसे व्यक्तिवादी विचारक थे, तो दूसरी ओर कार्ल मार्क्स, एंगेल्स जैसे सामाजिक आर्थिक वैषम्य के विरुद्ध साम्यवादी व्यवस्था के बारे में लिखने सोचने वाले चिंतक भी थे। दार्शनिक सिस्टम के विरुद्ध विद्रोह की व्यापक लहर यूरोप में दूसरे महायुद्ध के बाद भी फैली, जिसका आभास अस्तित्ववाद की लोकप्रियता से चल सकता है। अज्ञेय व्यक्ति स्वतंत्रता के कवि हैं। कवि उन सभी वादों, विचारों, नियमों का विरोध करते हैं जो व्यक्ति के चिंतन, अधिकारों, अस्तित्व में बाधक होता। इसलिए मुक्ति, स्वाधीनता का भाव व्यक्ति, समाज
और राष्ट्र के स्तर पर दिखाई देता है। अज्ञे मानते हैं कि व्यक्ति समाज से संबद्ध रहते हुए भी अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है, जिसे समाज द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। यदि समाज द्वारा बाधित होती है तो उसकी सृजनात्मकता जो है खत्म हो जाती। ये अज्ञे के शुरू के चिंतन में हमें दिखाई पड़ता है। बाद में समाज से जुड़ने, समाज में रहने, समाज को दे देने पूरा समर्पण अज्ञे के यहाँ दिखाई देता। अज्ञे की कविताओं में व्यक्ति और व्यष्टि, वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता का भाव व्यक्त होता है। यह द्वंद्व बराबर बना भी रहता है। उनकी कविताएं जो व्यक्ति तक सीमित, जो समाज से अलग थी, बाद में समाज के साथ उनकी कविताएं खड़ी होती दिखाई देती हैं। एक तरफ तो व्यक्ति और उसकी सत्ता को अलग रखने की बात करते हैं, लेकिन कालांतर में समाज के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं। वैयक्तिकता से निर्वैयक्तिकता की ओर, निजता को समूह के साथ बांध देते हैं, विसर्जित कर देते। यह दीप अकेला कविता इसी संदर्भ में देखने की जरूरत है। भीतर जागा दाता उनकी कविता है, जिसमें वे जीवन के अनुभव की पूंजी, संचित पूंजी समाज को सौंप देने की बात कर, अपने जीवन के समग्र अनुभव पुंज को समस्त समाज में, संपूर्ण समाज में दान कर देते हैं, जिससे कि समाज के काम आ सके। मतियाया सागर, हरी भरी धरती, आकाश, पृथ्वी का समूचा रूप सौंदर्य, श्रद्धा, हंसी, प्यार, तन्मयता, ना जाने क्या क्या जो थाती के रूप में संग्रहित है, उन सभी निचोड़ों को समाज के बीच रख देना चाहिए। ये जो द्वंद्व दिखाई देता है शुरू के अज्ञे में और बाद के अज्ञे में, उसका कारण है, वो कारण है अस्तित्ववादी चिंतन। अस्तित्ववाद का जन्म भी विश्व युद्धों से होता है कि ईश्वर मर गया है और हमने उसे मार दिया है। और इसका जन्मदाता कौन था, प्रवर्तक कौन था? किरकेगार्ड, एडिगर, शोपेनहावर। और इनकी नुमाइंदगी कौन कर रहा था? कार्ल यास्पर्स, गैब्रियल मार्सेस, काफ्का, डीएच लॉरेंस और सार्त्र। इन दार्शनिक विचारकों ने उन सभी बातों का, उन सभी तथ्यों का, उन सभी भावों का विरोध किया जो व्यक्ति की असीमित सत्ता पर रोक लगाते हैं, स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं। और वे कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं। इसी के प्रभाव में आकर व्यक्ति जो है समाज और समूह को नकारने लगता है। आगे एक जगह कहते हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए नरक हैं। और नई कविता के तमाम कवि, जिसमें आगे भी शामिल हैं, छंदबद्ध रचनाएं करते हैं। बाद में छंदों के साथ साथ उनकी अभिव्यक्ति की पद्धतियां भी बदल जाती हैं। बिंबों, प्रतीकों, उपमानों से भी वो मुक्ति चाहते हैं। और वे मानते हैं कि कविता की भाषा इकहरी नहीं होनी चाहिए। चूंकि बौद्धिक जगत के विश्व नागरिक हैं इस दौर के कवि, तो इनके यहाँ अतिरिक्त सजगता दिखाई देती है। सोच समझकर प्रत्येक शब्द को, उसके संदर्भ को रखते हैं और उन तमाम बिंब प्रतीकों को उतार कर फेंक देते हैं, यह सोचकर कि नई अभिव्यक्ति भावनाओं को, नए तथ्यों को अभिव्यक्त करने में ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए नए नए उपमान, नए नए प्रतीक गढ़ते हुए चलते हैं। ये तो हर काल में होता आया है। पुराना पुराना होता है, नया नया होता है। जो नया होता है वो भी पुराना हो जाता है, क्योंकि पुरानी पद्धतियां, पुरानी प्रणाली वर्तमान जीवन को अभिव्यक्त करने में असक्षम है। क्योंकि एक ही चीज के दो अर्थ हैं। वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, चमक भी तो आती है। इस प्रकार आगे की कविताएं विचार प्रधान है, जिसमें गहराई की अपेक्षा चमत्कार की आकांक्षा ज्यादा है। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और प्रयोगवाद का भी आरंभ माना जाता है। इसी संदर्भ में आगे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखकर स्पष्ट किया और उसे अर्थात प्रयोगवाद या प्रयोगवादी कवि जो लोगो इनके ऊपर लगाया गया, उसी को अपना हथियार बनाया। और आगे अपनी साहित्यिक यात्रा में जीवन के गहरे संदर्भ और अर्थ की तलाश करते हैं। कहीं वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं सैनिक के रूप में, कभी वो सैलानी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। संपादक, कवि के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वे
दिखाई पड़ते हैं। अज्ञेय घुमक्कर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बहुत यात्राएं की है, गांव से लेकर नगर तक, नदी पर्वत पहाड़ झरना से लेकर सागर तक उनके संपर्क में निरंतर अज्ञेय रहे। प्रकृति के वे इतने करीब थे कि अपनी मृत्यु से थोड़ा पहले पेड़ पर घोंसला बना रहे थे। नगर जीवन या शहरी जीवन की जो भीड़ भाड़ वाली संस्कृति है, जिसमें कुंठा यांत्रिक दबाव है, जिसमें व्यापारिक बुद्धि है, उनके बीच रहते हुए अज्ञेय अपने को, अपनी निजता को समेटने का प्रयास करते हैं। अज्ञेय व्यक्ति स्वातंत्र की जो बात करते हैं उसको समझने की जरूरत है, उसके तह में जाना होगा। कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि अगर हम घनानंद के यहाँ जाएं, जो स्वतंत्रतावाद के बड़े कवि हैं, और वहां से चलते हुए अज्ञेय के पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहम का विलय हो जाता और चीजें सहज हो जाती, पूर्ण होने लगती हैं, समर्पण की मांग करती हैं, जहाँ पर भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार प्रेम बांधने के बजाय मुक्त करता है। प्रेम का क्षण रचनाकार के लिए, कलाकार के लिए, कवि के लिए मुक्ति और स्वाधीनता का क्षण होता है। यह सभी को ज्ञात है कि कवि का जन्म कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी सीमांत जिला है, जहाँ पर बुद्ध का परिनिर्माण स्थान है। बुद्ध और अहिंसा, बुद्ध और करुणा का जो प्रभाव है वह अज्ञेय पर भी दिखाई देता है, जो उनकी अनेक कविताओं में परिलक्षित होता है। इसको हम व्याख्या के माध्यम से अगले भाग में समझने की कोशिश करेंगे।